नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर एनटीपीसी व ग्रुप डी में आए हुए महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के सीरीज़ को लेकर आया हूं। ये हमारे साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी प्रश्न हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपको हम 2 से 3 सेकंड देंगे। आपको बताना होगा कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो होता है, जो परमाणु होते हैं, परमाणु उनका जो आकार होता है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो उनका आकार जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, तो जो हाइड्रोजन का आकार होगा लिथियम के आकार से छोटा होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, अर्थात इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम होता है, तो इनका आकार जो होता है वो घटता जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग इसका ऑप्शन होगा, क्या सही होगा, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग परमाणु का आकार मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कि अगर संयोजकता जो होती है वो ऊपर लिखी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ +3, ठीक है, वैसे ऑक्सीजन -2 होता है। लेकिन जब इसका हम लोग सूत्र बनाते हैं तो ये क्या होता है, पक्षांतर, मतलब उल्टा हो जाता है, ये यहाँ चला जाता है, वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा Al2 ऑक्सीजन का यहाँ आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा O3। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, मृत तथा डेड होती हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किन कोशिकाओं, स्थायी कोशिकाओं में, ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो स्थायी ऊतक होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, और दूसरा होता है जटिल। ठीक है, जो सरल में होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, कोलिन कामा, पैरेन कामा, साइक्लिन कामा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सरल में, कोलिन कामा, पैरेन कामा, साइक्लिन कामा। ठीक है, और जो जटिल ऊतक होते हैं उसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक फ्लोएम होता है और एक होता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो हमारे जटिल सरल ऊतक होते हैं। ठीक है, और जबकि जो होते हैं कोलिन कायमा, पैरेन कायमा, साइक्लिन कायमा जो होते हैं वो सरल स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जो मृत पाई जाती हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइक्लिन कायमा जो होती है, ये स्थायी ऊतक होती हैं, इसमें कोशिकाएं जो होती हैं मृत पाई जाती हैं। ठीक है, किस लिए मृत पाई जाती हैं, ये ऊतक होते हैं साइक्लिन कायमा, वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे बीज होते हैं, बीज का जो कवर होता है, टफ होता है ना, वो हमारा साइक्लिन कायमा का होता है। ठीक है, और जो नारियल का छिलका होता है, आपने देखा होगा, नारियल का छिलका ऊपर का होता है वो भी टफ होता है, अर्थात वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, वो भी हमारा साइक्लिन कायमा होता है। ठीक है, और जो तने की छाल होती है, आपने देखा होगा, उसमें पपड़ी टाइप का होता है तनों पे, वो भी हमारी साइक्लिन कायमा की बनी होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बतानी है कि अधातुओं में सबसे बाहरी सतह पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में, सॉरी। तो आपको पता होना चाहिए कि अधातु पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। चलिए हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं पहले। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो ये लाइन होती है, ये लाइन ऑफ जिगजैग लाइन देख रहे हैं ना, ये हमारे उपधातुओं को होती है, न ये तो धातु होती है न ये अधातु होती है। ठीक है, ये जो लाइन होती है हमारी डिवाइड करती है, किसको डिवाइड करती है, इधर धातुओं को डिवाइड करती है उपधातुओं से, सॉरी, धातुओं को डिवाइड करती है अधातुओं से। ठीक है, इधर हमारे अधातु होते हैं और इधर हमारी धातु होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या, ये जिगजैग लाइन है, इनमें हमारे कितने तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे 7 तत्व होते हैं। ठीक है, ये भी कभी पूछता है कि अधातुओं जो होती हैं हमारी, सॉरी, जो उपधातुएं होती हैं उसमें कितने तत्व होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको बताना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं जो अधातु होते हैं। ठीक है, ये अधातु हैं पूरे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, अधिकतम, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7, अर्थात जो होगी मतलब 5 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है,
जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो हमारे धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, बाहरी कोश में 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, ठीक है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा होगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। आपको बताना है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है, उनका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, पेट में, ग्रसनी में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो आपको पता होना चाहिए जो बड़ी आंत में होता है केवल हमारा, वहाँ पे जो जल होता है उसका अवशोषण होता है, जबकि जो छोटी आंत होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है, जो छोटी आंत होती है उसमें हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछा है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि शक्ति जो होती है पावर P इक्वल टू क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। कार्य करने की दर अर्थात W/T, ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, मतलब कार्य अपान समय। तो क्या ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा पहला सही होगा, ठीक है। इसकी यूनिट होती है, वर्क का क्या होता है हमारा जूल बटे सेकेंड इसकी यूनिट होती है। कभी कभी इसको हम लोग वाट भी लिखते हैं, ठीक है, या तो वाट होगा या फिर जूल अपान सेकेंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है। अर्थात इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जल विद्युत गृह में जो होती है विद्युत ऊर्जा हमारी कैसे बनती है, किस प्रकार की ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब हम विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, जल विद्युत में क्या करते हैं, जो जल होता है ऊपर से गिरता है और नीचे टरबाइन होती है, ठीक है। टरबाइन जब रोटेट करता है तो यहीं में हमारा डायमो फिट होता है, डायमो से लाइट बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है उसका उपयोग होता है हमारी विद्युत ऊर्जा बनाने में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा परमाणु तत्व जो है अपने जैसे और तत्वों को जोड़कर बड़ा चैन रूप में बनाता है, ठीक है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन। आपने देखा होगा प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें क्या होता है, जो मीथेन होता है CH3 होता है, ठीक है, इसमें एक कार्बन होते हैं, और जो प्रोपेन होता है उसमें C2H होता है 5। ऐसे मतलब इसमें कार्बन क्या होती है, कार्बन अपनी श्रृंखला में बनाते आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसको हम, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्बन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें वनस्पति भागों या बीजों के बजाय, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बिना बीजों के पौधों को नए तरीके से उगाने को क्या कहा जाता है। उसमें जैसे आप पौधे के टहनी से कोई नया पौधा उगा दें, आप पौधे के फूल से या उनकी पत्तियों से अगर नया पौधा उगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टिश्यू कल्चर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपनी अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था, ठीक है। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन के न्यूलैंड के टाइम में जितने भी तत्व ज्ञात थे उनमें कितने तत्व थे। तो आपको इसमें पता होगा, इसके पहले की वीडियो में मैंने उसको बताया था, उसमें 56 तत्व, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड के जो एटॉमिक टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसका आखिरी तत्व क्या था। तो जो 56 तत्व थे उसका आखिरी तत्व जो था थोरियम, ठीक है। और कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थे उसमें कितने तत्व होते हैं। तो उसका सही जवाब होगा मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी होगी उसमें जो हमारा था 63 तत्व थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ये डिफिनीशन ही होता है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। आपको बताना है इसको, ये हमारा प्रकाश चैप्टर से है। तो सिंपल सा प्रश्न है, पहले हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग उत्तल लेंस बनाते हैं, ठीक है।
उत्तल लेंस हम लोग बना दिए, ठीक है। उसमें कह रहा है यदि वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। हमारा जो फोकस दूरी कह रहा है इसमें 10 सेंटीमीटर है, उसको एफ से डिनोट करते हैं। और जो हमारी कह रहा है वस्तु है 20 सेंटीमीटर पर होती है, वस्तु हमारी जो है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। जो हमारा फोकस दूरी होता है अर्थात ये 10 सेंटीमीटर है, और फोकस का दुगना ही हमारा होता है क्या होता है, उत्केंद्रिता, ठीक है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब भी कोई वस्तु उत्केंद्रिता पे हो मतलब तो उससे बनी हुई जो हमारी प्रतिबिंब होता है वो उत्केंद्रिता पे ही बनती है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी इसकी 20 सेंटीमीटर। जब इसका हम बनाएंगे तो जो हमारी इसकी जो प्रतिबिंब है वो अपोजिट डायरेक्शन में सीधी अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको बता भी चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या जो हमारी सी है, वक्रता त्रिज्या, इस पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वक्रता त्रिज्या पर ही बनती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा, इसको F2 कर देंगे और यहाँ पे C2 कर देंगे, ठीक है। इसे हम वक्रता त्रिज्या 2 कहेंगे, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता त्रिज्या पे बनता है। अगर यही वस्तु हम फोकस पर रखे होते तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, अनंत पे। और वो अनंत पे रखी हुई वस्तु का जो फोकस होता है वो अनंत पे रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पे बनता है, और फोकस पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत में बनता है, ठीक है। आप इसे रट लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है आपको देखिए, यदि 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण आपको बताना है कितना होगा। तो सिंपल सा फार्मूला इसमें दिया है, F बराबर एम हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, F बराबर एम। F का मान दिया है 20 न्यूटन, M का मान दिया है 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे 10 को हम यहाँ रखेंगे तो M बराबर हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है हमारा त्वरण का हमारा मात्रक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा हमारी समान है, ठीक है। यदि संभव हो तो कौन सी गेंद तेज़ी से गति कर रही होगी। आपको बताना है इसमें कि जो 5 किलो की जो हमारी गेंद है और जो 10 किलो की गेंद है उन दोनों की जब गतिज ऊर्जा समान है तो आप बताइए आपको किस गेंद की जो गति होगी तेज़ होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ m1v1 स्क्वायर, हम उसको m मान लेते हैं, m1 और उसको m2 मान लेते हैं, बराबर है 1/2 m2v2 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे m1 के स्थान पे हम 5 किलोग्राम लिख देते हैं, 5 kg, और जो वेलोसिटी v1 है बराबर इसको कर देते हैं m2 हमारी 10 किलोग्राम हो गई, ठीक है। और यहाँ v2 हो, और जो दोनों को बराबर होना है, इधर 5 दिया है इधर 10 दिया है, ठीक है। इधर 10 दिया इधर 5 दिया है, दोनों को बराबर होने के लिए यहाँ v1 का मान जो है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। और जो v2 का मान है उसको कम होना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। क्योंकि जो 5 के हम मल्टीप्लाई करेंगे v1 से कुछ ज़्यादा रहेगा तभी तो इसका मान 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, जो हमारी 5 गेंद, इसका ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। क्यों, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज़ से चल रही हो, ठीक है, क्योंकि v1 का मान ज़्यादा रहेगा तभी वो 10 किलोग्राम वाली द्रव्यमान की वस्तु के गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, ठीक है। पंकिल जिस मडी वाटर, आपको मतलब कीचड़ युक्त जो वाटर है उसको अगर आपको शुद्ध करना है, ठीक है, तो कौन सी विधि लगाकर आप उसको शुद्ध करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपको, पृथककारी कीप फनेल, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, आश्वन। आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब फिल्टर पेपर होता है इसमें, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर जब मड युक्त जो वाटर होता है उसको जब डालेंगे आप, तो उसमें क्या हो, जो मड होती है, कीचड़ होती है, वो ऊपर छन जाएगी और जो हमारा पानी शुद्ध वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। आपको बताना इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है। ऑप्शन बी क्या है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इसमें H2 गैस निकलती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, अर्थात इसमें 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कैल्शियम कैसे रिएक्शन करता है। कैल्शियम ले लिया, ठीक है, जब उसमें पानी डालेंगे आप, H2O डाल दिया, ठीक है, जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, OH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है, H2 गैस रिलीज होती है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कम ऊष्मा निकलती है, ये भी सही है। ये कैल्शियम जो है ऊपर तैरना शुरू कर देता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा है नहीं सही होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अभिक्रिया में कम तीव्रता कम होती है, अभिक्रिया की जो रिएक्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा बिजली के कुचालक हैं। आपको ये बताना है कि बिजली का कुचालक इसमें क्या है, जिसमें हमारा बिजली नहीं फ्लो होती है, अर्थात धारा नहीं चलती है। ऑप्शन ए माइका और क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी धातु और रबड़, ऑप्शन सी जो है धातु या माइका। नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें कौन कौन सा सही होंगे। तो इसका जो सही होगा, हमारा बिजली का जो कुचालक होता है वो माइका होता है और क्वार्ट्ज होता है, अर्थात ऑप्शन ए ओनली वही सही होगा, ठीक है। जो माइका होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभ्रक कहते हैं, ठीक है। और क्वार्ट्ज तो ये भी हमारा इंसुलेटर नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलेटर होता है, सॉरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी गैल्वेनोमीटर से संबंधित है, उसी प्रकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे संबंधित होगा। जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो धारा होती है हमारी गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है, उसी प्रकार जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन डी होगा हमारा सही होगा, ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ऑप्शन डी बैरोमीटर, वो सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कथन से रिलेटेड है, ठीक है। कथन 1 है, कथन बी है, ठीक है। कथन ए है, कथन बी है, ठीक है। इसमें बताना आपको कथन ए सही है कि कथन बी सही है कि दोनों सही है, ठीक है। तो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कथन ए कह रहा है हमारा, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बाद में बढ़ जाती है। ये हमारा स्टेटमेंट सही होता है, ठीक है, सही है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, आवर्त सारणी आवर्तिका तालिका में समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो ऑप्शन हमारा बी होगा कथन, वो गलत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, वह 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रहा है। तो आपको गतिज ऊर्जा बतानी है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर k/12 mv², ठीक है। यहाँ हाफ रखेंगे, m का मान हम 15 रखेंगे, ठीक है। v का मान जब हम 4 रखेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 15 8 हमारा 120 होता है, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा 120 जूल, ठीक है। जो कार का मात्रा होता है हमारा जूल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए परागकोश में, ऑप्शन बी पुष्प गुहा या लोक्यूल में, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र में। जो परागकण होते हैं हमारे वो परागकोश में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। आपको बताना है स्वैच्छिक कार्यों की सुनिश्चितता, अंग विन्यास निर्वहन, शरीर का संतुलन बनाने के लिए कौन सा भाग जो होता है वो कार्य करता है। ऑप्शन ए मेरुरज्जु, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रामस्तिष्क, ऑप्शन डी जो है वो अग्र मस्तिष्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हमारा अग्र मस्तिष्क अर्थात अनुमस्तिष्क, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ज्ञान तथा जोड़ को आपको ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। जो इसमें दिया है तांबा, ठीक है, तांबा को हम लोग कॉपर से लिखते हैं Cu, ठीक है, वो सही है। सोना जो होता है हमारा Au होता है, ये भी सही है हमारा। पारा जो है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। पारा जो होता है हमारा Hg से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लेटिनियम Pt होता है, ठीक है। जो चांदी होता है Ag होता है, वो भी सही है, ठीक है। इसमें जो हमारा गलत होगा वो पारा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वेग बराबर जो होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, मतलब विस्थापन, ठीक है, अपॉन टाइम जो होता है हमारा वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। यह वेलोसिटी हमारी होती है एक सदिश राशि होती है, ठीक है। किस प्रकार की राशि है, ये हमारी सदिश राशि होती है।
जबकि जो स्पीड होती है, गति, ये हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन आपको देखकर डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना होता है क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करें, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालने के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यही करना होता है। ठीक है, जो आपको दिया हो उसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 100 मीटर अलग है, तथा जिसके ऊपर के सिरों का वेग, वेलोसिटी दिया है यहाँ पे। ठीक है, 25 दिया है मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, और नाव की आवृत्ति पूछ रहा है, एन आपको बताना है। और जो ऊपर दिया है हमारा तरंगों की ऊपरी सिरा, अर्थात हमारा जो दिया है क्या, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा जितना दिया है 100। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे दिया है, तो आपको ये देखना होता है कि इन तीनों से मिलाकर कौन सा हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा एक होता है इसमें, v बराबर होता है हमारा n लैम्डा, जहाँ पे v वेलोसिटी होती है, n होता है तरंग दैर्ध्य होता है, n जो होती है आवृत्ति होती है। ठीक है, तो हमको n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, v अपन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान हमारा कितना है, यहाँ पे 25 दिया है, और जो हमारा लैम्डा का मान उसको 100 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.25 हर्ट्ज़, जो आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज़ होता है। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी कहाँ दिया है, ऑप्शन डी ये दिया है। ठीक है, 0.25 हर्ट्ज़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये कह रहा है, स्वास्थ्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ फिटनेस उक्ति के रचयिता कौन है। आपको बताना है सर्वाइवल ऑफ फिटनेस उक्ति के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, जो आपको एक नियम है जीवन के लिए, क्या आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वो तो हमारे चार्ल्स डार्विन ने दिया था, लेकिन बाद में आपको, जिसका नाम है स्वास्थ्यतम की उत्तरजीविता, इसका जो नाम का प्रतिपादन इन्होंने किया था, किसने, हर्बर्ट स्पेंसर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ सेल्स। तो इसका सही जवाब होगा, जो नाभिक होता है उसे मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। आपको बताना इसमें बायोमास ऊर्जा का कौन सा इसमें स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जो परमाणु ऊर्जा होता है वो हमारा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, जबकि एथेनॉल, लकड़ी, गाय का गोबर जो होता है वो हमारी बायोमास ऊर्जा का एक सोर्स है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या होगी। ठीक है, आपको बताना है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो ये क्या होगा। ठीक है, मैं पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि जो एटॉमिक नंबर जिसका 17 है वो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 17 दिया हुआ वो क्लोरीन का होता है। ठीक है, और इस समूह में जो होते हैं सारे समूह को इसे हाइड्रोजन समूह कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन समूह। ठीक है, सही जवाब होगा हमारा हाइड्रोजन समूह या एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जो हमारा क्लोरीन होती है वो गैस होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, तथा जो लोग नए आए हैं वो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।